मैंने कल आपको रिफंड तक पढ़ा दिया था। रिफंड मैंने बस इतना सा रीड करने को बोला था, बोल कर दिया था आपने कि मैं करूँ रीड, कर लेता हूँ मैं रीड। देखो मैंने आपको कहा था कि गवर्नमेंट ग्रांट सब टाइम रिफंडेबल हो जाती। मैंने आपको कहा था रिफंडेबल होने के बाद आपको जैसों को तैसा करना है, मतलब जो ट्रीटमेंट आपने पहले अडॉप्ट किया था जस्ट उसका रिवर्स करना है। जैसे पहले आपने गवर्नमेंट ग्रांट को फिक्स एसेट की कॉस्ट में से कम किया था, तब आपको फिक्स एसेट की कॉस्ट में पड़ा। भाई आज की क्लास मुर्तुजा के अलावा कोई और है जो कल नहीं आया था? सब आए थे। तो भाई तेरे लिए बिल्कुल बेकार क्लास है आज की, क्योंकि मैं सिर्फ क्वेश्चन कराऊंगा। एएस कल कंप्लीट हो गया था, घर जाना कल की वीडियो और आज की वीडियो वापस देखना। देखो द अमाउंट रिफंडेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट, अगर वो रेवेन्यू से रिलेटेड थी तो पहले मैंने कल कहा था उसे अनअमोर्टाइज अमाउंट में डालना, और फिर बच जाए एक्सीड हो तो फिर उसे चार्ज टू पीएनएल। वैसे जब आप ग्रांट को रिफंड करोगे तो रिफंड करने की एंट्री तो बड़ी सिंपल रहेगी, पैसे जाएंगे तो नीचे तो टू बैंक आएगा, सारा मसला ऊपर का है। ऊपर क्या है, अगर आपके डेफर्ड ग्रांट में बैलेंस है तो आप लिखो डेफर्ड ग्रांट, नहीं तो कहां क्या लिखो? मेथड 2 की बात हो रही है। मेथड 1 में आपने पहले फिक्स एसेट को कम किया था तो आप फिक्स एसेट को बढ़ा दो, तो एंट्री होगी फिक्स एसेट टू बैंक। ये बात याद रखना, रिफंड करोगे तो पैसे जाएंगे, नीचे तो बैंक आएगा, खत्म बात। रिफंड करोगे तो पैसे, जब ग्रांट मिल रही थी तो पैसे आ रहे थे तो डेबिट, अब पैसे जा रहे हैं तो यहाँ नीचे टू बैंक आएगा, यहाँ भी नीचे टू बैंक। ऊपर का मसला क्या है, अगर ग्रांट में बैलेंस हो तो ग्रांट से ले लो, नहीं तो पीएनएल से ले लो। और अगर पहले आपने फिक्स एसेट में डाला तो फिक्स एसेट, और अगर कैपिटल रिजर्व वाली ग्रांट थी प्रोमोटर कंट्रीब्यूशन की तो वो कैपिटल रिजर्व में पड़ी होगी, तो कैपिटल रिजर्व को डेबिट कर दो, नीचे तो क्या आएगा, ये तो खत्म। तो ये क्या, मैं इसको अपनी भाषा में बोलता हूं जैसे को तैसा कर दिया, जो पहले करा था उसको रिवर्स कर दिया। दैट्स ऑल अबाउट रिफंड। पढ़ लो, यही लिखा हुआ है। देखो आपको बोला है कि रिफंडेबल जो है गवर्नमेंट ग्रांट का फर्स्ट अप्लाइड, पहले अप्लाइड होगा अनअमोर्टाइज पे, किस पे अप्लाइड होगा, और अगर एक्सीड है तो फिर वो अमाउंट जाएगा स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल। कहाँ जाएगा? अगर फिक्स एसेट से रिलेटेड थी तो आप फिक्स एसेट की वैल्यू को क्या कर दोगे, इंक्रीज कर दोगे। ठीक है, इसको भी मैंने वो जो तुम्हें मॉड्यूल दिया ना उसमें ये बहुत शॉर्ट चार्ट में बना हुआ है, ये घर पे पढ़ लेना एक बार। तो इसको तो बहुत ही छोटा कर रखा है मैंने, ये को 1 या 2 पेज में ही मैंने 2 पेज में पूरे चार्ट बना रखे हैं, बहुत बढ़िया। ठीक है, एग्जाम में तो बहुत क्रूशियल रहेंगी वो। ठीक है, अब फर्स्ट ऑल्टरनेटिव में अगर आपने बुक वैल्यू ऑफ एसेट को इंक्रीज कर दिया तो डेप्रिसिएशन भी उस हिसाब से रिवाइज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रिवाइज हो जाएगा। तो ये जैसे को तैसा कर दिया। और अगर ग्रांट प्रोमोटर कंट्रीब्यूशन वाली थी, कौन सी वाली थी? अभी आपने देखा मैंने यहाँ पे 3 बार लिखी थी, तीनों में नीचे टू बैंक। अगर डेफर्ड ग्रांट में बैलेंस है तो पहले डेफर्ड से ले लो, फिर पीएनएल से। फिक्स एसेट पहले कम करी थी तो फिक्स एसेट को बढ़ा दो, पहले कैपिटल रिजर्व में क्रेडिट किया था तो आप कैपिटल रिजर्व को डेबिट कर दो, जैसे को तैसा कर दो बस। ठीक है, अब देखो अगर ग्रांट प्रोमोटर कंट्रीब्यूशन वाली थी, ठीक है, तो जो भी अगर रिड्यूस हो जाती है तो उस अमाउंट को आप कैपिटल रिजर्व में से क्या कर दो, और रिड्यूस करने का मतलब है कैपिटल रिजर्व को डेबिट कर दो। क्या कर दो? नीचे तो टू बैंक आएगा, ये वाला नहीं है मतलब एक्स्ट्रा था जो उसमें नहीं था। चलो मैं देख लूंगा, चलो अभी पहले। अच्छा मतलब तू इस पीडीएफ की बात कर रही है, उसमें एक पॉइंट तुम्हारी बुक में ज्यादा है यूं। खाना भी तूने बराबर खाया है अभी तो। क्या जल्दी आ जाता हूँ है ना, बहुत जल्दी आ जाता हूँ। 22-23 तो कर देते हो तुम, दीक्षित आने देती है फिर 10 मिनट लेट, 5 मिनट लेट। अब दिल्ली सर छोड़ते लेट है, वो भी मेरी गलती, फिर मैं लेट आ रहा हूँ, वो भी मेरी गलती। देखो इलस्ट्रेशन नंबर 1, जेड लिमिटेड ने एक एसेट परचेज करी है 50 लाख रुपए की। 50 लाख कितने की? 50 तोला। विच हैज एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ 5 years। कितनी लाइफ है इसकी? 5 साल। और सेल्वेज वैल्यू कितनी है? आपको एसेट परचेज करने पे ग्रांट कितनी मिली है? 50 लाख में से 10 लाख की ग्रांट मिली।
आपको जनरल एंट्री करनी है फर्स्ट 2 ईयर इफ ग्रांट इज डिडक्टेड फ्रॉम, मतलब हमने मेथड 1 यूज किया है। 2 मेथड होते हैं, अगर फिक्स एसेट से रिलेटेड ग्रांट होती है तो उसको रिकॉग्नाइज करने के 2 मेथड होते हैं। एक मेथड आप उसे फिक्स एसेट की कॉस्ट में से कम करके दिखा दो, और एक मेथड आप उसे डेफर्ड ग्रांट मान लो और पीएनएल में धीरे धीरे रिकॉग्नाइज अमोर्टाइज करते जाओ। बिल्कुल सिंपल एंट्री है, ये आ जाए एग्जाम में, दुआ मांगना आ जाए, बहुत बढ़िया। ये से ये चुन्नू सा, पहले एसेट खरीदो, फिक्स एसेट टू 50 लाख, करूँ नहीं ना इसको, ऐसे समझा दूं। फिर ग्रांट मिलेगी तो पैसा आएगा, बैंक टू जीजी, बैंक टू, इसने नहीं करी, इसने क्या करा, सीधे ही फिक्स एसेट कम कर दी। तो हमारे लिए 3 एंट्री होंगी, इसके लिए 2 है। हम करेंगे, कल हमने करी थी बैंक टू जीजी और जीजी टू फिक्स एसेट। इसने क्या करा, जीजी टू फिक्स एसेट वाली एंट्री में जीजी हटा दिया और नीचे सीधा फिक्स एसेट को कम कर दिया। थोड़ा सा अकाउंटिंग पर्सपेक्टिव से ये गलत है, मतलब आपने डायरेक्ट फिक्स एसेट को, आपने ये एंट्री करी ना, ऑडिटर आएगा जब अब्दुल्ली सर आएंगे तो वो ये कहेंगे कि आपने बैंक टू फिक्स एसेट करी है, मतलब आपने तो एसेट बेची है। इट सीम्स लाइक वी हैव सोल्ड दी एसेट, क्योंकि पैसा आया और एसेट कम हो गई, ठीक है। और फिर वो भी नो प्रॉफिट नो लॉस पे, क्योंकि ना पीएनएल ऊपर आ रहा ना नीचे आ रहा। तो ये थोड़ा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट गलत है, ऑडिटर देख के रिजेक्ट कर देगा। तो हमारे हिसाब से एंट्री होनी चाहिए पहले बैंक अकाउंट डेबिट टू जीजी गवर्नमेंट ग्रांट, कितने से, 10 लाख से। उसके बाद गवर्नमेंट ग्रांट अकाउंट डेबिट टू फिक्स एसेट, कितने से। तो इसने क्या करा, जीजी से जीजी को काटा और ऊपर रहने दिया बैंक और नीचे रहने दिया फिक्स एसेट। नेक्स्ट आया आगे, बेटा समझ में आया लक्षिता, बता क्या समझ में नहीं आया, ऐसे बैठी मत रहा कर, बोला कर, ठीक है। ये तो सारे सीए वाले हैं। देख यहाँ देख, बैंक सबसे पहले अपन ने एसेट खरीदी, एसेट खरीदने की एंट्री होती है फिक्स एसेट टू बैंक, 50 लाख से एसेट खरीदी। फिर हमें ग्रांट मिली, तो मैं कह रहा हूँ इसने ग्रांट मिलने की एंट्री नहीं करी, सीधा उसने वो एंट्री फिक्स एसेट में से कम कर दी। तो मैं कह रहा हूँ इसकी जगह आपको 2 एंट्री करनी चाहिए। पहले ग्रांट मिलेगी तो आप एंट्री करोगे बैंक अकाउंट डेबिट टू गवर्नमेंट ग्रांट, कितने से, 10 लाख से। अब आप ये गवर्नमेंट ग्रांट को कम करोगे तो गवर्नमेंट ग्रांट अकाउंट डेबिट टू फिक्स एसेट, कितने से, 10 लाख, ठीक है। तो इसने क्या करा, गवर्नमेंट ग्रांट से गवर्नमेंट ग्रांट को काटा और डायरेक्ट एंट्री कर दी बैंक अकाउंट डेबिट टू फिक्स एसेट, ठीक है, ये इसने करी है। तो मैं कह रहा हूं इसकी जगह पे आपको 2 एंट्री करनी चाहिए। अब अपन डेप्रिसिएशन लगाएंगे, डेप्रिसिएशन लगाएंगे तो 2 मिनट मेरी तरफ देखो। डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला होता है एसएलएम मेथड से कॉस्ट माइनस स्क्रैप अपॉन लाइफ। अभी AS 10 पढ़ के आए हैं अपन। आपकी एसेट 50 लाख की थी, उसमें से आपने 10 लाख से कम कर दी उसको, तो अब बची वो कितने की, 40, और उसकी स्क्रैप वैल्यू 5, उसकी लाइफ भी 5। 40 में से 5 गए 35, और 35 को 5 से डिवाइड करोगे कितनी आएगी। डेप्रिसिएशन लगाने की एंट्री 11th क्लास के बच्चे से भी पूछ लो तो बता देंगे, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स एसेट, और ये डेप्रिसिएशन को पीएनएल में बंद करेंगे, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन, खत्म। ये ईयर 1 में जब ग्रांट मिली, इसने बोला 2 साल का करना, तो ईयर 2 में भी कर दो। ईयर 2 में सिर्फ डेप्रिसिएशन की एंट्री करेंगे, क्योंकि ईयर 2 में ग्रांट थोड़ी मिलेगी, ईयर 2 में सिर्फ डेप्रिसिएशन। लकीशा सामने देख बेटा, ईयर 2 में सिर्फ डेप्रिसिएशन की एंट्री, तो एंट्री होगी डेप्रिसिएशन टू फिक्स एसेट, फिर पीएनएल टू डेप्रिसिएशन, खत्म। वही 7 लाख से, क्योंकि एसएलएम मेथड है तो अमाउंट सेम रहेगा। नेक्स्ट, अब ये सेम क्वेश्चन है बच्चों, और बोला है कि वही देखो 50 लाख की एसेट है, यूजफुल लाइफ 5 है, स्क्रैप 5 लाख है, आपको 10 लाख की ग्रांट मिली, सब कुछ वही है। आपको एंट्री करनी है इफ ग्रांट इज ट्रीटेड एज डेफर्ड इनकम। अगर हमने ग्रांट को क्या माना है, मतलब मेथड 2 से करना है। कैसे करना है, कल्ले बिल्कुल सिंपल है। सबसे पहले एसेट खरीदेंगे, फिक्स एसेट टू बैंक 10 लाख 50 लाख से, फिक्स एसेट टू ग्रांट मिलेगी बैंक टू जीजी 10 लाख। अब अपन क्या करेंगे, पहले हमने क्या करा था, ये एंट्री सेम थी, ग्रांट मिलने की एंट्री सेम थी, इसने तो सेम नहीं करी थी, इसने तो डायरेक्ट उड़ा दी थी, अपन ने तो दोनों करी थी। और तीसरी एंट्री में अपन ने फिक्स एसेट को कम कर दिया था और ग्रांट को भी कम कर दिया था। अब अपन ग्रांट को कम नहीं करेंगे, फिक्स एसेट को भी कम नहीं करेंगे, ग्रांट को धीरे 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 और धीरे पीएनएल में रिकॉग्नाइज करेंगे। क्या करेंगे,
तो एंट्री करेंगे डेफर्ड ग्रांट अकाउंट डेबिट टू P&L। क्या है, पहले इसने भाई ने डेप लगा दिया है, अपन पहले ये कर लेंगे डेफर्ड ग्रांट अकाउंट डेबिट टू P&L। कितनी ग्रांट मिली थी और इसको रिकॉग्नाइज करते हैं, कल बताया था यूजफुल लाइफ में। कैसे रिकॉग्नाइज करते हैं? यूजफुल लाइफ कितनी है तो कितनी रिकॉग्नाइज करेंगे? तो डेफर्ड ग्रांट टू P&L कितने से? 2 लाख से। कितने से? 2 लाख से। ठीक है, खुशी खुशी, ये वाली खुशी, सारी दुखी वाली खुशियां है। 10 लाख की ग्रांट है, 2 लाख अपन ने P&L में रिकॉग्नाइज कर ली, कितनी बची? 8 लाख। कहाँ दिखाएंगे इसे? बैलेंस शीट। कहाँ पर? लायबिलिटी साइड में। किस हेड में? शेयर होल्डर्स फंड में। किस सब हेड में? रिजर्व्स एंड सरप्लस में। पूछे कभी तो बता देना, ठीक है। तो 10 में से 2 तो हमने P&L में डाल दिया, 8 लाख कहाँ डालेंगे? बैलेंस शीट। नेक्स्ट, सिंपल है। अब डेट में तो कोई फर्क पड़ा ही नहीं, क्योंकि एसेट तो 50 लाख की है, एसेट को कम भी नहीं किया तो अभी भी 50 रहेगी, और स्क्रैप 5 लाख, तो 50 में से 5 जाएंगे 45, और लाइफ 5 ईयर, 45 डिवाइड बाय 5, 9 लाख का डेप। कितना डेप आएगा? कितना आ रहा है? डेप की एंट्री बच्चे को याद है? डेप टू फिक्स्ड एसेट, P&L टू डेप। ये 2 क्वेश्चन हो गए हंसते खेलते। क्वेश्चन नंबर 3, बराबर से सुनना, आंसर मत देखना। संतोष को एक ग्रांट मिली है 8 करोड़ की, जिससे वो संतुष्ट है। फॉर सेटिंग अप अ फैक्ट्री इन अ बैकवर्ड एरिया। बोला गया है कि तू एक बैकवर्ड एरिया में, ठीक है, जहां से डाल रहता है, वहां एक फैक्ट्री लगा। ऑन दिस, आउट ऑफ दिस ग्रांट, इस ग्रांट में से कंपनी ने 2 करोड़ रुपए का डिविडेंड दे दिया, मतलब 8 करोड़ में से 2 करोड़ का डिविडेंड दे दिया। गलती है, ठीक है। अब नेक्स्ट, संतोष को एक लैंड भी मिली है फ्री ऑफ कॉस्ट। सरकार मेहरबान है, संतोष है अडानी है, तो 8 करोड़ भी मिले इसको और एक फ्री ऑफ कॉस्ट लैंड भी मिली है। तो स्टेट गवर्नमेंट से मिली है तो अडानी नहीं होगा, ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट से मिलती तो अडानी होता। बट इट हैज नॉट रिकॉर्डेड इट ऑल, इसने अभी तक रिकॉर्ड नहीं किया है। एज नो मनी हैज बीन, इसका कहना है कि जब लैंड मेरे को फ्री ऑफ कॉस्ट ही मिली है तो उसे क्या रिकॉर्ड करूं? तो इसने दोनों ही चीजें गलत करी है। एक तो जो ग्रांट मिली है उसे इसको डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहिए था, जिस पर्पस के लिए मिली है उस पर्पस में लगाना चाहिए था, और जो लैंड मिली है उसे इसको रिकॉग्नाइज करना चाहिए नॉमिनल वैल्यू पे। ठीक है, यही लिखा हुआ होगा, जल्दी पढ़ लेता हूं। एज पर एज टू व्हेन ग्रांट इज रिसीव्ड फॉर स्पेसिफिक पर्पस, इट शुड बी यूटिलाइज्ड फॉर दैट पर्पस। इट शुड बी, सो इट इज नॉट अवेलेबल फॉर डिविडेंड, ये डिविडेंड के लिए अवेलेबल नहीं है। और इवन इफ द कंपनी इज नॉट स्पेंड फॉर एक्विजिशन ऑफ लैंड, भले आपने लैंड के ऊपर कुछ भी खर्च नहीं किया, लैंड शुड बी रिकॉर्डेड एट। चलो ये क्वेश्चन भी हो जाता हमसे। 4th क्या हुआ चिन्नू? देख, वैसे पैसे तो कुछ जा नहीं रहे, तो अगर मैं फिक्स एसेट रिकॉर्ड करूंगा तो फिक्स एसेट तो डेबिट होगी। अब नीचे बैंक लिख दूंगा तो गलत हो जाएगा, क्योंकि बैंक का बैलेंस हिल जाएगा, भले 100 रुपए से भी हिलेगा लेकिन हिल जाएगा। नॉमिनल वैल्यू मतलब 100 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए। शुभी क्या लिखती रहती है बेटा, तू घर पे आके कर लेगा टाइम पास, पहले सुनाकर। तो अब आपने अगर 100 रुपए में भी दिखाया तो आप एंट्री करोगे फिक्स एसेट टू बैंक 100 रुपए, तो फिर बैंक 100 रुपए से कम हो गया। तो मैंने आपको कल कहा था कि 100 रुपए आप सस्पेंस अकाउंट में डाल दो, रिजर्व एंड सरप्लस से चार्ज कर लो, कुछ भी कर लो, P&L में चार्ज कर लो 100 रुपए, करना तो पड़ेगा कुछ ना कुछ। तो आप एंट्री कर सकते हो फिक्स एसेट अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट, सस्पेंस टू P&L, ऐसे कर दो। सस्पेंस मत खोलो, कुछ और लिख दो, ठीक है। बैंक मत लिखो बस, क्योंकि बैंक लिखोगे तो फिर 100 रुपए से बैंक बैलेंस कम हो जाएगा। नेक्स्ट, एक्स लिमिटेड रन अ चैरिटेबल हॉस्पिटल। एक हॉस्पिटल हम चलाते हैं और उसमें हमारी डॉक्टर की सैलरी जाती है 3 लाख रुपए। 30 लाख रुपए। कितनी लाख रुपए? 30 लाख। क्या हो गया मेरे भाई, आए ना, स्लो है थोड़ा ये। तो 30 लाख रुपए पर एनम की सैलरी जाती है। एज अ सपोर्ट लोकल गवर्नमेंट ने कहा है कि हम आपको 90 लाख रुपए देंगे ये सैलरी मीट आउट करने का नेक्स्ट 5 ईयर्स तक। अब देखो, नेक्स्ट 5 ईयर तक मैं 30 दूंगा तो मेरे तो 1.5 करोड़ हो गए, और सरकार मुझे 90 देगी, पूरे थोड़ी सरकार देगी, 90 लाख दे रही है सरकार, और उसके लिए आपको 5 साल मिले हैं। अब मेरी बात सुनो, एक सुर में जवाब देना, क्या ये ग्रांट
प्रोमोटर कंट्रीब्यूशन वाली है? नहीं है। क्या ये ग्रांट फिक्स एसेट खरीदने के लिए दी गई है? ये ग्रांट दी गई है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर करने के लिए। सैलरी एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, तो इट इज अ ग्रांट रिलेटेड टू रेवेन्यू आइटम, कल पढ़ाया था। और रेवेन्यू आइटम वाली ग्रांट को आप P&L में दिखा सकते हैं। अब आपको कहा गया था या तो आप उसे सेपरेट हेड में दिखाओ या उसकी कॉस्ट में से कम कर दो, इसमें से ही कम करके दिखा दो, क्योंकि ये इसके लिए ही दी गई है ना। और ये आप डायरेक्टली नेक्सस भी बिठा पा रहे हो, तो इसलिए इसी के दो ट्रीटमेंट बताए हैं। आप या तो इसे सेपरेट दिखा दो या इसको सैलरी में से कम करके दिखा दो, इसको सैलरी में से कम करके। अब 2 मिनट तुम यहाँ देखना, इसकी एंट्री देखो आराम से एकदम सोच समझ के। सबसे पहले नंबर 1, मुझे ग्रांट मिली है, बैंक अकाउंट डेबिट टू जी 90। अब मैं खर्चा करूंगा, सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक। खर्चे की एंट्री यही होती है। सैलरी कितनी दूंगा मैं? 30 का। ये मेथड 1 है बच्चों। चल नंबर 3, सैलरी को P&L में बंद करूंगा, P&L टू 30। GG को रिकॉग्नाइज करूंगा, GG टू। अब 90 मिले थे, 5 साल में रिकॉग्नाइज कर सकता हूं, तो 90 डिवाइड बाय 5 18। तो P&L में 30 डेबिट हुए और 18 क्रेडिट हुए, तो नेट 12 डेबिट हुए। दिस इज मेथड। चेक कर लो, मैं इसको नीचे नहीं कर सकता अभी। 4 ही हो रही है क्या, या कहीं काटा पीटी करी है, मतलब स्क्वायर ऑफ करा है? सैलरी की नहीं करी, मतलब सैलरी टू बैंक नहीं करी, यूं P&L टू सैलरी नहीं करी। अच्छा, और ये वाली करी है, ठीक है, वो तो करनी है, सैलरी भी P&L में ही बंद होगा। हाँ नवनीत, हाँ नाम में क्या रखा है, तू नवलीन लिख देना, नवलीन ग्रांट अकाउंट डेबिट। तो कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा बच्चों नाम में। डेफर्ड ग्रांट लिखो, नॉर्मल ग्रांट लिखो, कोई हिसाब दिक्कत नहीं है, बस डेबिट क्रेडिट का ध्यान रखना, अमाउंट का ध्यान रखना। अब मेथड 2 देखो, ये तो सेम रहेगी, पैसा तो आएगा, ये भी सेम रहेगी, पैसा जाएगा भी सेम, आएगा भी। और अब ये 2 एंट्री में फर्क आएगा। हम क्या करेंगे, पूरा पैसा P&L में ना डाल के ऐसे करेंगे, थर्ड एंट्री। 2 तो यही रहेगी, थर्ड एंट्री GG अकाउंट डेबिट। प्लीज सामने देखना, अभी उसका मत देखो, तुम पहले यहाँ देख लो, फिर चेक कर लेना, फिर कोई डाउट आए तो पूछ भी लेना। यहाँ देखो GG अकाउंट डेबिट टू, तो मैं क्या करूंगा, गवर्नमेंट ग्रांट 90 थी, वही डिवाइड बाय 5 करूंगा, 12 आएगा, अरे 18 आएगा। तो 18 से सैलरी को कम कर दूंगा, तो सैलरी खुली कितने से थी, बंद कितने से हो गई, गवर्नमेंट खुली कितने से थी, बंद कितने से हो गई। तो अभी भी मेरे पास सैलरी में 12 बचे हुए हैं, क्योंकि 30 से खुली है, तो 12 में P&L में डाल दूंगा। तो एंट्री होगी सैलरी टू। इतना बड़ा पाप कैसे कर सकता हूं मैं, P&L टू सैलरी, कितने से, ऐसे हो। ठीक है, एक बार चेक करो, एक मिनट दे दो मुझे। देखो इसने पहले करी है बैंक टू डेफर्ड इनकम 90 से, ये हमारी बैंक टू गवर्नमेंट ग्रांट या डेफर्ड इनकम 90 से। इसने तो सेकेंड एंट्री गलत करी है, ये तो 200% गलत है। इसने सैलरी का खाता ही 12 से खोला है, इसने बैंक में भी 12 ही कम करे। आप पूरे 30 से करोगे, जेब से तो पूरे 30 जा रहे हैं। अच्छा देखो कितनी बड़ी बेवकूफी करी है, ऊपर बैंक में रिसीव पूरे 90 करे, आप पूरे 90 रहे और जा 12 रहे, जा 12 थोड़ी रहे, बैंक में से तो पूरे 30 लाख जा रहे हैं। आप सैलरी पे करने के बाद, लक्षिता बेटा फोन, आप सैलरी पे करने के बाद उसे कैसे दिखाओगे ये अलग बात है, लेकिन सैलरी पे तो आप पूरी करोगे। अब आप मेथड 1 फॉलो करो, मेथड 2 फॉलो करो। बैंक से तो 12 लाख जा ही नहीं सकते, बैंक से तो पूरे 30 लाख जाएंगे, बैंक से तो छेड़ ही नहीं सकते। सही करो इसको, सैलरी टू बैंक करो पूरे 30 लाख से, ये वाली एंट्री सैलरी टू बैंक।
उसके बाद गवर्नमेंट ग्रांट से सैलरी कम कर दो, ग्रांट 18 से कम कर दो, सैलरी 18 से राइट ऑफ कर दो, और P&L में सैलरी बंद कर दो। आपके पास सैलरी 30 की थी, 18 कम हो गई, 12 P&L में चले गए। और अब कोई डाउट हो मेरे ट्रीटमेंट में तो फिर वो मुझसे पूछ लो अभी। बहुत कर लाभ, हाँ। नेट प्रॉफिट बढ़ नहीं जा रहा है, नेट प्रॉफिट तो वही रह रहा है। देख पहले हम क्या कर रहे थे, 18 लाख P&L में डाल रहे थे, 30 सैलरी में डाल रहे थे, P&L में डाल, तो 30 डेबिट हो रहे थे, 18 क्रेडिट हो रहे थे, तो नेट 12 ही डेबिट हो रहे थे। अब 12 ही नेट डेबिट हो रहे हैं अभी भी। P&L में डेबिट कितने हो रहे हैं, 12, कोई फर्क नहीं पड़ता दोनों से। P&L में जितना डेबिट होना चाहिए उतना ही हो रहा है। वापस सुन ले, मैं 18 क्रेडिट कर रहा था गवर्नमेंट ग्रांट के P&L में, और 30 से डेबिट कर रहा था सैलरी को। तो सैलरी 30 से डेबिट हो रही थी, 18 से क्रेडिट हो रही थी, तो 30 में से 18 गए, P&L 12 से ही डेबिट हो रहा था, और अभी भी मेरी एंट्री में P&L 12 से ही डेबिट हो रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ये एंट्री सही कर लेना बस। ये जो करी है, ये तो मतलब कोई गधा भी बता देगा कि ये एंट्री तो इसने बिल्कुल ही गलत करी है। इसने यहाँ पे पेमेंट, कहाँ गया मेरा दूसरा, दिख ही नहीं रहा मुझे, एंट्री कहाँ करी इसने, ये तो सही करी है यार 30-30। तो भाई अब तो फिर डाउट है ही नहीं, मतलब सही सही करा है आप लोगों ने। ठीक है, सैलरी, हाँ, तो इसने ये सेकंड वाले में तो एंट्री करी ही नहीं है ना, आपकी बुक में करी है। हाँ तो सही कर लेना। ठीक है, इसने क्या कराया कि जो इनकम का ट्रीटमेंट था वो बता दिया, एंट्री पहली दो तो सेम ही रहेगी, पैसा आने की और पैसा, बैंक को मत छेड़ा करो कभी भी। बैंक में जितना आ रहा है उतना दिखाया करो, और जितना जा रहा है उतना दिखाओ। बैंक में कोई गड़बड़ नहीं, बैंक एकदम सटीक होना चाहिए, परफेक्ट। एक बार मैंने एक लाइन बोली है, मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, आप सैलरी को P&L में कैसे दिखाओगे, प्रेजेंटेशन क्या होगा, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट उस मेथड से, लकीशा इधर देखो, उस मेथड से जो आप अडॉप्ट कर रहे हो, इस बात का कोई लेना देना नहीं है कि आपने 30 लाख पे किए हैं। 30 लाख तो आपकी जेब से गए ही हैं। अब वो 30 लाख की सैलरी आप कैसे दिखा रहे हो ये अलग बात है, बट वो 30 लाख गए हैं ये आप गलत नहीं दिखा सकते। ये तो गए हैं, बैंक से कुछ छेड़छाड़ नहीं होगी। ग्रांट के रूप में 90 आए हैं, सैलरी के रूप में 30 गए हैं। ये दो एंट्री विल रिमेन सेम इररिस्पेक्टिव ऑफ द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट यू अडॉप्ट फॉर रिकॉग्नाइजिंग दैट ग्रांट। आप उस ग्रांट को रिकॉग्नाइज करने के लिए क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कर रहे हो ये अलग बात है, और आपने पैसे दिए हैं ये अलग बात है। तो पैसे देने की एंट्री कभी गलत नहीं हो सकती, बैंक के साथ छेड़छाड़ नहीं होगा। नेक्स्ट, टॉप एंड टॉप लिमिटेड एक बिजनेस डाल रही है बैकवर्ड एरिया में, विच एंटाइटल द कंपनी टू रिसीव फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसके लिए इनको 20% सब्सिडी मिलेगी कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट पे। मतलब अगर इनका प्रोजेक्ट 100 करोड़ का हुआ तो इनको 20 करोड़ मिलेंगे, 200 करोड़ का हुआ तो इनको 40 करोड़ मिलेंगे। ये टॉप एंड टॉप कंपनी एक बिजनेस डालना चाहती है, एंड नो रीपेमेंट, और ये पैसा आपको कभी भी वापस नहीं करना। मोरेवर देयर वाज नो कंडीशन टू परचेज एनी एसेट, और इसमें ये भी नहीं बोला गया कि आपको कोई एसेट मिलेगी। मतलब बस 20 करोड़ देकर फ्री, 100 करोड़ का प्रोजेक्ट है तो 20 करोड़ दे देंगी, 200 करोड़, जितने का भी प्रोजेक्ट है आपको तो 20% मिल जाएगा। और उसमें कोई ऐसी भी कंडीशन नहीं है कि आप ये एसेट खरीदो वो एसेट खरीदो। नाउ हैविंग फुलफिल ऑल द कंडीशन, सारी कंडीशन पूरी करने के बाद कंपनी ने इन्वेस्टमेंट किया 50 करोड़ का, तो 20% के हिसाब से उन्हें 10 करोड़ की ग्रांट मिल गई। कंपनी वांट्स टू ट्रीट दिस रिसीप्ट्स एज एन रेवेन्यू आइटम, कंपनी इसको रेवेन्यू आइटम दिखाना चाहती है, और देयरफॉर रिड्यूस द P&L, और इससे इनको क्या रेवेन्यू आइटम मतलब P&L में दिखाएगी ना, तो इनको पहले के कोई लॉस हुए होंगे तो ये 10 करोड़ से वो लॉस को वाइप आउट करना चाहती है, ताकि इनका P&L क्या हो जाए, सही हो जाए। कितनी देर चलेगा ये? चलो ठीक है, कर दे भाई, ये भी बंद कर। कर दे इसको, बिगड़ जाएगी।
थोड़ी सी चला ले तू तो, थोड़ा सा काला नहीं चलेगा। चलो देखो इधर, अब कंपनी, मेरे पास है ना माइक नहीं है चारुल, नहीं तो मैं फेंक के भी मार सकता हूँ, ठीक है बेटा रुक जा, अभी लड़की होने का गलत फायदा मत उठाएगा, मैं जूता फेंक के भी मार दूंगा। देखो अब आपको ये ग्रांट रेवेन्यू में रिकॉग्नाइज करना चाह रहे हैं लोग, ये आपको कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट पे मिल रही है, तो मतलब ये प्रमोटर कंट्रीब्यूशन वाली ग्रांट है और ये कैपिटल रिजर्व में जाएगी। वेरी गुड, P&L में देखो, where the government grant are in the nature of promoter contribution, they are with reference to total investment। promoter contribution की ग्रांट हमेशा टोटल इन्वेस्टमेंट के हिसाब से होगी कि आप इतना लगाओ फिर हम आपको इतना देंगे, ऐसी होती है। तो इस केस में आपको उसे कहां डालना चाहिए, कैपिटल रिजर्व में, एज पर AS 12। पैरा याद नहीं भी रखोगे, बस AS 12 का भी रेफरेंस दे दोगे तो चलेगा। तो यहाँ पे ना तो आपको ये फिक्स एसेट से रिलेटेड है ना रेवेन्यू से, तो करेक्ट ट्रीटमेंट इज टू क्रेडिट द सब्सिडी टू कैपिटल रिजर्व। तो ये आपको P&L में लॉस वाइप आउट करने के बजाय आपको किस में डालना चाहिए, इसे कैपिटल रिजर्व में। नेक्स्ट 6, हाउ विड यू ट्रीट द फॉलोइंग ग्रांट। ये तो सिंपल है, बिल्कुल जल्दी जल्दी आंसर दे देना। 35 लाख रुपए आपको लोकल अथॉरिटी से मिले हैं मेडिकल फैसिलिटी देने के लिए। वेरी गुड, ये रेवेन्यू वाली ग्रांट है। कौन सी ग्रांट है, और कल आपको पढ़ाया जो रेवेन्यू वाली ग्रांट होती है उसे P&L में। जैसे मैंने कल कहा था मैं बच्चों को CA कराऊंगा तो मुझे हर बच्चे पे ग्रांट मिल रही है, ये मेडिकल फैसिलिटी दे रहा हूँ ग्रांट मिल रही है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में सैलरी दे रहा था ग्रांट मिल रही थी। जब भी कोई रेवेन्यू एक्सपेंडिचर करने के लिए ग्रांट मिले तो वो रेवेन्यू ग्रांट है, और रेवेन्यू ग्रांट विल बी शोन इन P&L। कहाँ दिखाई जाएगी, वेरी गुड। नेक्स्ट, 100 लाख की सब्सिडी मिली है एक बैकवर्ड एरिया में यूनिट डालने के लिए, और खुद ही बोल दिया पागल के बच्चे ने कि ये प्रमोटर कंट्रीब्यूशन वाली, तो कहां जाएगा, कैपिटल रिजर्व। अब रिफंड के कुछ क्वेश्चन करते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 7। भाई रिफंड के बारे में पहले वापस बता दूं, जैसे को तैसा करना है। क्या करना है, whatever accounting treatment you have adopted earlier, you have to reverse that treatment. If you have deducted the grant from fixed asset, now you have to add up that grant in the cost of fixed asset. If you have shown that grant in deferred revenue, you have to debited that balance of deferred revenue and remaining amount should be debited from P&L. If you have credited earlier grant in P&L because of revenue nature, you have to debit that grant in P&L. 3 है, if you have credited that grant in capital reserve, you have to debit that grant in capital reserve. जैसे को 4 तरह की ग्रांट पढ़ाई है कल, चारों को क्या करना है, रिवर्स। ठीक है रोहित बाबू, रिफंड क्यों करनी पड़ती है ग्रांट, वेरी गुड। जिन कंडीशंस पे ग्रांट दी गई थी हम उन कंडीशंस को फुलफिल करने में असमर्थ है, हमसे वो कंडीशंस पूरी नहीं हो रही, इसलिए अब हमें क्या करनी पड़ेगी, क्योंकि ग्रांट मिलना इस बात का कंक्लूसिव एविडेंस नहीं है कि आपने कंडीशंस पूरी करी होगी। वेरी गुड, ठीक है। एक 12 AS अपने हो गए, ठीक है। एक कोई टाइम निकालकर 6 के जोड़े से पूरे रिवाइज कर लेना इनको, ठीक है, बहुत ज़रूरी है। इस बार 35, 40, 50 नंबर तक भी AS जा रहा है, 50 तक भी AS जा रहा है, ये मान लो तुम, ठीक है। हाँ अरे मतलब एक मिनिमम एवरेज बता रहा हूँ, ऊपर नीचे तो होता ही रहता है, क्योंकि ये लोग कोई ऐसा इंडिविजुअल डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ी देते कि इतना ही देंगे, एक एवरेज बता रहा हूँ, ठीक है। 50 तक तो जा ही रहा है, मतलब ये कह रहा हूँ 60 भी चल जाए, ठीक है। अब तो ये जितने AS अपन ने पढ़ लिए हैं इनको क्या एक बार लाइन से पूरे ज़्यादा उससे पढ़ लोगे ना तो, और क्योंकि जब कोई AS पढ़ते, जैसे 10 को भी जब रिवाइज करा रहा था उस दिन 1 शॉट लिया था पूरा, तो याद रहती है सारी चीज़ें बराबर, ठीक है। 11 भी अभी अपन ने 3 बार इंटीग्रल नॉन इंटीग्रल वगैरह की बात करी, वो भी याद रहता है, ठीक है। लेकिन अब जैसे 1 था डिस्क्लोजर इन अकाउंटिंग पॉलिसी, उसको तो पढ़ने में ही 2 या 3 लेक्चर लगे होंगे मुश्किल से, बहुत छोटा है था। 2 भी छोटा था, 3 थोड़ा बड़ा था, कैश फ्लो बड़ा था, ठीक है। उसके बाद 9 अपन ने जब रिवाइज किया था,
कि रेवेन्यू को कैसे रिकॉग्नाइज करें, अलग अलग आइटम की बात करी थी, इंटरेस्ट को, डिविडेंड। तो ये क्या फिर एक साथ पढ़ने में बहुत मज़ा आता है। तो 6 के जोड़े से इनको टाइम निकाल के 3 घंटा 4 घंटा लेकर 6 एक बार में 6 एक बार में 12 के 12 रिवाइज कर लेना ग्रुप में पूरे। इसका तो क्या है, तुमने अभी तक इतने एस पढ़ लिए, तुम्हें ये समझ में आ गया होगा टैक्स से ही पूरे आंसर सॉल्व हो जाते हैं। इफ़ यू हैव क्लैरिटी इन टैक्स तो फिर आपका आंसर। ये इतने क्वेश्चन में मैंने क्या चीज़ आपको नहीं बताई, मैं बहुत क्वेश्चन पढ़ता हूँ आंसर सामने से ही आ जाता है, हर एस में हो रहा है ये। इक्का दुक्का एक अपन ने वो मेथड 1 मेथड 2 पढ़ा था रिवैल्यूएशन मॉडल में, उसको मुझे समझाने में टाइम लगा था। एक आध क्वेश्चन अपन लोगों ने उस दिन अनसोल्ड में करा था, वो बहुत बढ़िया था। उसमें इतना तो अपन भी एक्सपेक्ट करते हैं, बिल्कुल लल्लू लपाक तो होगा नहीं पेपर, अच्छे क्वेश्चन भी होंगे, लेकिन मैक्सिमम जगहों पर अगर आप टैक्स अच्छे से पढ़ लेते हो तो आप आराम से आंसर दे पाते हो। तो एक बार टैक्स के ऊपर अच्छा 1 से 6 से 12 वापस से पूरे 4-5 घंटे की नीट, और ये प्रैक्टिस करते ना, फिर जब 18 तक पहुंच जाए फिर 6 18 एक बार और, ठीक है। नेक्स्ट, आपने एसेट खरीदी है 50 लाख रुपए की और आपकी एस्टिमेटेड लाइफ 5 साल है, सैल्वेज वैल्यू 5 लाख है, आपको ग्रांट मिली 10 लाख की। तो ऊपर वाला क्वेश्चन है सेम, आपको ग्रांट रिफंड करनी है सेकेंड ईयर में सिर्फ 7 लाख की। तो भैया अगर आपने पहले कॉस्ट में से रिड्यूस करी थी तो अब कॉस्ट में ऐड कर दो, कॉस्ट में ऐड करने के लिए कॉस्ट बढ़ानी पड़ेगी, तो फिक्स एसेट अकाउंट डेबिट और पैसे जाएंगे। ये तो मैंने पहले ही बता दिया, ग्रांट रिफंड करने में ऊपर क्या लिखोगे ये बाद में सोचना, नीचे तो क्योंकि पैसा आता है तो बैंक डेबिट, पैसा जाता है तो बैंक, नीचे तो टू बैंक आएगा, खत्म। ऊपर क्या लिखना है बाद में सोचना, नीचे तो पहले ही लिख देना टू बैंक। जहां तुमने ये वर्ड देखा क्या तो नीचे क्या लिख देना। नेक्स्ट, 7 तो आएगा नहीं यार, ये तो बहुत ईजी है, 1 नंबर में आ सकता है। एक फिक्स एसेट अपने 20 लाख में खरीदी है, गवर्नमेंट ग्रांट आपको 8 लाख की मिली है, रेसिडेंट वैल्यू आपकी 4 लाख है, यूजफुल लाइफ आपकी 4 ईयर्स है, यूजफुल लाइफ आपकी 4 ईयर है। डेप्रिसिएशन आपको एसएलएम मेथड से लगाना है, ठीक है। आफ्टर 1 ईयर, 1 साल बाद ही आपकी ग्रांट रिफंडेबल है टू द एक्सटेंट। कल मैंने आपको ये बात बता दी थी कि जितनी मिले जरूरी नहीं है पूरी वापस करनी पड़े, हो सकता है उसमें से कुछ अमाउंट वापस करना पड़े, या हो सकता है पूरी भी वापस करनी पड़े, लेकिन जरूरी नहीं है कि पूरी वापस करनी पड़े। नेक्स्ट, आपने कंडीशन पूरी नहीं की, ग्रांट वापस करनी है, आपको 2 साल की एंट्री करनी है, करें जल्दी से। अब भैया मैं क्या मानूं, आपने ग्रांट को एसेट में से कम किया है कि मेथड 2 फॉलो किया है? इसमें लिखा हुआ है कि एसेट इज शोन, मतलब आपने एसेट को कॉस्ट में से नेट ऑफ ग्रांट लिखा हुआ है ना, क्या लिखा हुआ है? जल्दी जल्दी यहाँ देखो, सबसे पहली एंट्री फिक्स एसेट अकाउंट डेबिट, कितने की फिक्स एसेट है? 20 लाख। नंबर 2 ग्रांट मिलेगी, पहले मिलेगी तभी तो रिफंड करेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू जीजी, कितनी मिली है? 8 लाख। अब जीजी टू फिक्स एसेट कितनी? अब डेप लगाऊंगा, डेप टू फिक्स एसेट, P&L में बंद करूंगा, P&L टू डेप, ठीक है। अब देखो आपको 20 लाख की एसेट थी, उसमें 8 की तो ग्रांट मिल गई, नेट ऑफ कर रहे हो आप तो 20 में से 8 गए, ये फिक्स एसेट 20 से खुली और 8 से, तो अब आपकी फिक्स एसेट 12 की बची है और 12 के ऊपर डेप लगाना है, तो 12 में से आपकी सैल्वेज वैल्यू कितनी है? 4, और यूजफुल लाइफ कितनी है? तो 12 में से 4 गए, 8 डिवाइड बाय 4, 2 लाख। ये भी हो गया, खींच दो लाइन। अब फर्स्ट ईयर के बाद ही रिफंड करनी है, तो ऐसा कह दूं सेकेंड ईयर के बिगिनिंग में, ये फर्स्ट ईयर था, अब ये सेकेंड ईयर के बिगिनिंग में ही न्यू ईयर पे झटका लग गया कि ग्रांट वापस देनी है। वापस देनी है तो नीचे तो क्या आएगा, कितने वापस देने हैं? 7, 5। अब पहले फिक्स एसेट कम हुई थी, जैसे को तैसा करना है, तो फिक्स एसेट को कितने से? नंबर 2। अब डेप भी रिवाइज अमाउंट पे लगेगा, तो जो डेप लगेगा वो देखो, पहले डेप टू फिक्स एसेट और उसके बाद P&L में बंद करूंगा, तो P&L टू डेप। अमाउंट एक मिनट डेप का समझ लो तुम, प्लीज सामने देखो, प्लीज सामने देखो। पहले शुरू से देखना डेप की पिक्चर। पहले ये एसेट थी मेरी 20 की, 8 से कम कर दी थी तो बची थी 12, और 12 में से भी 2 का डेप लगा दिया था,
तो इसकी जो ओपनिंग WDV थी वो 12 थी, उसमें से डेप लग गया था पिछले साल 2 का, तो ये बची मेरी नजरों में 10 थी। अब मैंने फिक्स एसेट को 5 से और बढ़ा दिया, तो ऐड कर दो रिफंड ऑफ GG, कितना? तो इसकी रिवाइज्ड WDV कितनी आई? कितनी आई? तो अब जो डेप लगेगा वो 15 पे लगेगा, तो 15 डेप का तो वही फॉर्मूला लगेगा, कॉस्ट माइनस स्क्रैप अपॉन लाइफ। स्क्रैप के लिए कुछ नहीं बोला, तो वो अभी भी कितनी है? 4 लाख। लाइफ 4 साल थी, 4 साल थी, 1 साल तो हो चुका, तो अब लाइफ कितनी है? 15 में से 4 जाएंगे 11, 11 डिवाइड बाय 3 कर लो, 3. भाई का देख लो, भाई का यही है। चलो, कोई दिक्कत इसमें? ये रिफंड ऑफ ग्रांट हो गया। क्या हो गया ये? नेक्स्ट, ये सब कर रखी है कैलकुलेशन, ये करी अभी अपन ने, ठीक है। इसकी एंट्री भी बहुत जल्दी जल्दी हो जाएगी, मतलब बिल्कुल लल्लू लपाक एंट्री, तो मतलब दिमाग एकदम क्लियर रखना। मतलब फिक्स एसेट खरीदी, फिक्स एसेट टू बैंक, पैसा आया, बैंक टू GG, GG में से फिक्स एसेट कम कर दिया, GG टू फिक्स एसेट, डेप लगाया, डेप टू फिक्स एसेट, P&L में बंद किया, P&L टू डेप, बराबर एक एक चीज एकदम बढ़िया रखना, ठीक है। चलो 9, ABC लिमिटेड को एक ग्रांट मिली 300 लाख की, मशीन 300 लाख की ग्रांट मिली और मशीन 1500 लाख की थी। कितने की थी? 1500 लाख मतलब 1.5 करोड़, और 300 लाख मतलब, अरे 1500 लाख मतलब 15 करोड़, सॉरी, हाँ ठीक है। और ग्रांट मिली है 300 लाख की मतलब 3 करोड़, 15 करोड़ की एसेट खरीदने के लिए 3 करोड़ की ग्रांट मिली है। ग्रांट वॉज क्रेडिटेड टू द कॉस्ट ऑफ एसेट, मतलब मेथड 1 फॉलो कर रहे हैं हर बार। ये क्या फॉलो करता है? मैक्सिमम जगह पे मेथड 1, मतलब एसेट की कॉस्ट में से। ये चाहता तो डेफर्ड ग्रांट भी मान सकता है, बराबर याद रखना एक एक चीज। नेक्स्ट, नाउ द लाइफ ऑफ मशीन इज 5 years। लाइफ कितनी है? 5 साल। मशीन हमने डेप्रिशिएट करी है 20% ऑफ WDV। कैसे 20%? हमारा इस बार मेथड WDV मेथड है। कौन सा है? SLM नहीं है। कौन सा है? WDV का फॉर्मूला होता है जो एसेट की कॉस्ट है उसमें से 20% है, फिर माइनस करके जो आएगी उस पर 20%, फिर माइनस करके जो आएगी उस पर 20%, है ना WDV मेथड। नेक्स्ट, कंपनी को रिफंड करनी पड़ी ग्रांट में 14 में, खरीदी थी 1/4/11। कब खरीदी थी? अब हाउ वुड यू डील विद द रिफंड ऑफ ग्रांट एंड इन द बुक्स अज्यूम दैट द कंपनी डिड नॉट चार्ज एनी डेप्रिसिएशन फॉर 14। मतलब अभी हमने 14 में कोई ग्रांट डेप्रिसिएशन चार्ज, मतलब ये जो रिफंड करने का प्रोसेस था 14 के शुरू में ही हो गया, तो अब 14 में जो डेप लगेगा वो रिफंड करने के बाद लगेगा। अभी हमने कोई रिफंड पहले रिफंड करेंगे ग्रांट फिर। तो भैया देखो क्या रूल रहेगा, आपकी जो पहले कॉस्ट थी वो कितनी थी? 1500, और आपने ग्रांट को फिक्स एसेट में से कम किया था 300, तो आपकी कॉस्ट कितनी बची थी? इसको मैं नेट कॉस्ट बोल देता हूँ। अब इस पे लगेगा डेप फर्स्ट ईयर में, लेस डेप ऑफ फर्स्ट ईयर एट द रेट 20%। कितना लगेगा? कितना बचा? ये बची WDV एट द एंड ऑफ 2011, नहीं 12, 1 अप्रैल 11 और 31 मार्च 12। अब इस पे फिर लगेगा डेप एट द रेट 68। ये बची WDV ऑन 2013। अब ये 14 में ये ग्रांट मई में रिफंड होगी, तो अप्रैल का 1 महीना है, लेकिन वो कह रहा है 1 महीने का हमने कोई डेप नहीं लगाया, तो इसमें भी पहले डेप लेस होगा, लेस डेप एट द रेट 20%। ये बचेगी WDV ऑन 31 मार्च 14 या 1 अप्रैल 14। अब अप्रैल के बाद मई में हमें ग्रांट रिफंड करनी पड़ी, तो हम 1 महीने का डेप नहीं लगा रहे अभी, पहले हम ग्रांट को रिफंड करेंगे फिर डेप लगाएंगे। अब पहले हमने ग्रांट को फिक्स एसेट की कॉस्ट में से, तो अब वही ग्रांट फिक्स एसेट की कॉस्ट में जैसे को तैसा, पहले लेस हुआ था तो अब तो ऐड कर दो गवर्नमेंट ग्रांट का रिफंड।
कितना रिफंड करना है? मिली हमें 300 पूरी, कुछ नहीं बोला तो पूरी होगी, तो 300 पूरी रिफंड कर दो। तो रिवाइज WDV कितनी आई? अब जो डेप लगेगा वो 914 पे लगेगा। कितने पे लगेगा? चेक कर लो। इसमें एंट्री करने को नहीं बोला है, इससे एंट्री नहीं करी, इसमें सिर्फ ये बोला था कि WDV बताओ, तो हमने बता दी। नेक्स्ट, ये थोड़ी बहुत तो लिख ही देना यार, हमने भी इतनी मेहनत से पढ़े हैं सब। नहीं नहीं पैरा मेरा मत लिखना, लेकिन ऐसे मतलब डायरेक्ट शुरू मत हो जाना तुम्हारी एसेट कॉस्ट ऑफ एसेट, ऐसा थोड़ा सिस्टमेटिक। एज पर AS 12 इफ ग्रांट इज रिफंडेड ड्यू टू नॉन फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशन then the amount of grant should be added in the cost of fixed asset if it was deducted previously at the time of recognition of grant। यार लिखो बढ़िया अंग्रेजी में यार, मेरे से कुछ तो सीखो, ठीक है। कोई भी AS के क्वेश्चन में अपूर्व डायरेक्ट कैलकुलेशन करके मत आना। पूरा अपन ने AS बहुत मजे से पढ़े हैं, बहुत मजे से, एक एक चीज अपन ने बिल्कुल अच्छे से पढ़ी है, पूरी नॉलेज अपनी देके आना उसे। AS का क्वेश्चन कभी भी सिर्फ सॉल्व करने का नहीं आता है, AS के क्वेश्चन में हमेशा आपको वो टेक्स्ट लिखना पड़ता है, ठीक है। और कोई तुम्हारी लैंग्वेज चेक नहीं करेगा, अभी जैसे मैंने बोली ना बस वैसे भी लिख दोगे, पूरे नंबर है, लेकिन उसको बता के आओ कि पहले हमने ऐड किया था तो अब हम लेस कर रहे हैं, पहले लेस किया था अब ऐड कर रहे हैं, पहले P&L में क्रेडिट करी थी अब P&L में, जैसे लिखने में क्या जाएगा। और हर AS में अपन ने टैक्स पढ़ा है, ठीक है, वो टैक्स अपनी भाषा में लिख के आओ। 10 A लिमिटेड ने 40 लाख रुपए की मशीन खरीदी है, यूजफुल लाइफ 4 साल है, रेसिडुअल वैल्यू 8 लाख है, ग्रांट आपको इस बार 16 लाख की मिली है। कितने की मिली है? आपको जनरल एंट्री पास करनी है रिफंड के वक्त, अगर हमें रिफंड 3rd ईयर में करनी पड़ी। कब रिफंड करनी पड़ी? 3rd ईयर में। यार ये क्या हो जाता है इसको, आपको रिफंड की एंट्री करनी है कब? 3rd ईयर में। 2 केस है, अगर आपने उसे फिक्स एसेट में से कम किया था या फिर आपने उसे डेफर्ड माना, मतलब 2 मेथड है, मेथड 1 और मेथड 2, दोनों में आपको। अब क्वेश्चन को क्या बराबर पढ़ा करो, शो जनरल एंट्री एट द टाइम ऑफ, और रिफंड कब करनी है हमें? तो पहले 2 साल में हमें कोई एंट्री पास करनी है, लेकिन इस क्वेश्चन में हमें नहीं करनी है, हमने करी होगी 2 साल में एंट्री। लेकिन बच्चों हमें वर्किंग नोट में ये तो देखना ही पड़ेगा कि 2 साल बाद अभी इसकी वैल्यू कितनी है। तो देखो अपन एक वर्किंग नोट बना लेते हैं। कॉस्ट आपने खरीदी थी है 40 में, लेस कर दो इसमें से आप जी, क्योंकि मैं मेथड 1 फॉलो कर रहा हूं। ग्रांट कितनी मिली आपको? तो आपकी रिवाइज्ड कॉस्ट कितनी आएगी? मेथड कौन सा है? अरे डेप्रिसिएशन का मेथड कहां लिखा हुआ? यूजफुल लाइफ दे रखी, यूजफुल लाइफ और रेसिडुअल वैल्यू दे रखी है, तो WDV, अरे SLM। अब SLM मेथड से क्या लगाएंगे? बोर्ड पे देखो, बोर्ड पे देखो, 40 की एसेट ग्रांट हटा दी तो कितनी बची? लेस स्क्रैप वैल्यू कितनी बची? लाइफ कितनी बची? 24 में से 8 गए, 16 को 4 से करो, डेप आया 4, कितना आया? तो ये आ गई इसकी WDV फर्स्ट ईयर में। कितनी आई? फर्स्ट ईयर। अब लेस फिर डेप लगाएंगे, SLM मेथड है तो फिर कितना लगेगा? SLM मेथड है सेम रहेगा 4, तो कितनी बची? ये आया WDV ऑफ। अब 3rd ईयर के वक्त ग्रांट रिफंड करनी है, तो 3rd ईयर की बिगनिंग में कि एंड में? फिर बिगनिंग ही मानना, अगर नहीं दे रखा तो बिगनिंग। अब जब अपन बिगनिंग में आ गए, 3rd ईयर के, ये 2nd ईयर के एंड में है, अब 3rd ईयर का बिगनिंग 16 है, तो मैंने क्या कहा था पहले, अगर ग्रांट लेस हुई थी तो वापस से ग्रांट, कितनी ग्रांट रिफंड करनी है? कुछ भी नहीं बोला, तो अपन पूरी लेंगे, तो ऐड कर दो रिफंड ऑफ ग्रांट। कितनी ग्रांट? 16। तो अब रिवाइज WDV कितनी हो गई? अब डेप लगेगा, कितना डेप लगेगा? यहां देखो 32 माइनस स्क्रैप वैल्यू वही है 8, और लाइफ अब 4 साल नहीं है, 2 साल निकल चुके हैं, तो कितनी है लाइफ? 32 में से 8 गए, 24 डिवाइड बाय 2, तो अब डेप लगेगा। और 3rd ईयर के एंड में WDV एट 3rd ईयर कितनी मिलेगी? अब 3rd ईयर के एंड में फिर डेप लगेगा, तो लेस करो 4th डेप,
अब डेप कितना लगेगा, वही है 12। तो WDV एट 4th ईयर कितनी बचेगी, स्क्रैप वैल्यू भी कितनी थी, यूजफुल लाइफ के बाद एसेट की वैल्यू उतनी आ जाती है जितनी स्क्रैप वैल्यू है, क्योंकि हमने डेप ही ऐसे लगाया होता है, कॉस्ट में से हमने स्क्रैप हटाई होती है, तो यूजफुल लाइफ के बाद जो वैल्यू बचेगी ना वो स्क्रैप वैल्यू के बराबर ही बचेगी, जीरो नहीं होगा कभी। कितनी बचेगी, अब भैया 8 की चीज 8 में बेच दूंगा, स्क्रैप 8 है, तो नेट प्रॉफिट या लॉस 0। समझ गए बच्चों, क्लियर है ये ऐसे होगा। एंट्री अब एंट्री तो घुमा लो, अब एंट्रियों से तो अपन बचपन से खेलते आए हैं। क्या करेंगे, फिक्स एसेट को बढ़ाओ तो एंट्री होगी फिक्स एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक, नीचे से पैसा जा रहा है फिक्स एसेट टू बैंक 16। और ये कैलकुलेशन उसे दिखा के आना कि अब डेप कितना लगेगा 12, और बाद में भी कितना लगेगा 12। पहले कितना लग रहा था 4 और 4, पहले कितना लग रहा था 4 4, अब कितना लगेगा 12 12। देखो पहले लग रहा था 4 4, अब लगा 12 12, 12 12 24, 4 4 24 और 8 32। चीज कितने की खरीदी थी, डेप लगाने में कितने चले गए, बचे कितने, 4 साल बाद बचने भी कितने थे, टैली होनी चाहिए सारी चीज। क्लियर है, SLM मेथड में ही हो सकती है, WDV में नहीं हो सकती। ठीक है, ये से वही चीज जो अपन ने पढ़ी है वो लैंग्वेज में लिखी है, आप लैंग्वेज में ना लिख के स्टेटमेंट बना के आ जाना, जैसे भी आपको सही लगे। हाँ, अब इसका सेकंड वाले में क्या करेंगे, सेकंड वाले में जितना गवर्नमेंट ग्रांट में पड़ा हुआ है पहले उसे डेबिट करेंगे और बाकी अमाउंट से P&L लेंगे। इसका भी ट्रीटमेंट समझ लो। आपको ग्रांट मिली थी 16, यूजफुल लाइफ थी 4, तो आपने हर साल कितनी दिखाई होगी, तो 4 × 2 आपने कितनी दिखा दी होगी। अब आपके अगर 8 P&L में जा चुके हैं क्योंकि आपने 4 4 दिखा दी, तो डेफर्ड ग्रांट के बैलेंस में कितने बचे होंगे, क्योंकि टोटल ग्रांट कितनी थी 16 को आपको कितने सालों में दिखानी थी, क्योंकि मेथड 2 क्या कहता है, डेफर्ड ग्रांट विल बी शोन इन P&L इन द रेशियो ऑफ यूजफुल लाइफ, और यूजफुल लाइफ कितनी है 4 ईयर। ग्रांट कितनी मिली है 16, दिखाओगे 4 साल में, 16 डिवाइड बाय 4, हर साल कितनी दिखाओगे 4। अब पहले साल में 4 दिखाई, दूसरे साल में भी 4 दिखाई, तो कितनी हो गई, तो जब 8 P&L में चली गई तो डेफर्ड में कितनी बची 8 और 8 16। अब तीसरे साल में ग्रांट रिफंड करनी है, ग्रांट रिफंड करनी है तो नीचे तो 2 बैंक आएगा और पूरे 16 रिफंड करने हैं। तो रूल ये है कि 16 के लिए पहले डेफर्ड ग्रांट लिया करो, तो डेफर्ड ग्रांट का बैलेंस कितना है, पहले वो 8 लो और फिर क्या लिया करो, तो कितने लेंगे। दिव्यांश कोई डाउट है क्या बेटा, पक्का, किसी और को कोई डाउट है, पक्का बेटा, क्लियर है, पीछे पलक क्लियर है बेटा, आपको क्लियर है, पक्का, यहाँ पे पक्का, हो गया खत्म, 16 हो गया। नेक्स्ट, तेज गाले में माइक दूं, अरे यार, कंपनी रन्स अ चैरिटेबल हॉस्पिटल, हम क्या चलाते हैं, इट इंकर सैलरी ऑफ डॉक्टर्स, डॉक्टर्स की सैलरी 30 लाख है। अभी तो रिपीटेड लग रहा है, मतलब अब रिफंड करना है, तो जो आपने पहले क्वेश्चन करा अभी उसी को क्या करना है, रिफंड करना है। 90 लाख मिले थे, अब 90 लाख को क्या करना है, रिफंड। अब रिफंड में मेरी बात सुनो, पहले अगर आपने पूरा रिफंड P&L में क्रेडिट किया था ग्रांट, तो आप P&L में डेबिट कर दो। पहले सैलरी में से कम करके बता रखा था, तो आप सैलरी को बढ़ा के दिखा दो, मतलब वही जैसे को तैसा करना है। देखो एक बात, आपने पहले इसने बोला है कि 90 लाख गिव जनरल एंट्री इफ ग्रांट इज शोन सेपरेटली, मतलब हमने उसे सैलरी में से डिडक्ट नहीं किया था, सेपरेटली बताया था। तो 2 मिनट मेरी तरफ देख लो बस, तुम 90 लाख की हमें ग्रांट मिली थी और उसे हमें दिखानी थी 5 साल तक। कितने साल तक, 5 साल तक। तो 90 डिवाइड बाय 5 करो, 18। हमें हर साल कितनी दिखानी थी, 18। लेकिन एट द स्टार्ट ऑफ 4th ईयर, चौथे साल में हमें ग्रांट रिफंड करनी है, तो 3 साल तक हम उसे P&L में दिखा चुके हैं। तो 18 18 18 54, टोटल ग्रांट 90 थी, 90 में से 54 हम P&L में दिखा चुके हैं, तो 36 अभी भी बचे होंगे डेफर्ड ग्रांट में। तो अब वो डेफर्ड ग्रांट को डेबिट करो, तो डेफर्ड ग्रांट डेबिट होगा कितने से,
पी एंड एल डेबिट होगा कितने से? नीचे तो हमेशा क्या आएगा, क्योंकि पैसे हमें देने हैं तो नीचे क्या आएगा? 2 अगर यहाँ ग्रांट में 36 की जगह 18 बचे होते तो मैं पहले 18 लेता और बाचे हुए 72 पीएनएल। अगर 5 साल में मैं पूरी ही ग्रांट दिखा चुका होता पीएनएल में तो डेफर्ड में कुछ भी नहीं बचा होता, तो पूरे 90 कहां से लेता? नीचे तो क्या आता? नेक्स्ट एक तो कर लेना यार। क्या कह रही है दीक्षित? बनकर मनुष्य लाड़ में आ जाते हो गया ये, कर लो घर पे, खत्म।